नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। ये है अग्रिम जमानत, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पर काफी गहराई से रोशनी डालती है कि भाई ये है क्या, कब मिलती है, कैसे मिलती है। और जो नया भारतीय न्याय संहिता BNSS है, उसकी धारा 482 या जो पहले CRPC की धारा 438 थी, उसके तहत इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। जरा सोचिए, किसी पर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब गैर जमानती अपराध का आरोप लगने का डर है। उसे लग रहा कि गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में अगर गिरफ्तार होने से पहले ही उसे एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिल जाए तो ये कितना बड़ा रिलीफ हो सकता है। अग्रिम जमानत, हाँ, इसी बारे में है। इसे कई बार मनमानी गिरफ्तारी या पुलिस पावर के मिसयूज के खिलाफ एक मजबूत ढाल भी माना जाता है। तो चलिए आज इस कानूनी कवच को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और ये बातचीत मेरे ख्याल से उन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो हमारे लीगल सिस्टम को उसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, या फिर जिन्हें शायद कभी इस कानूनी रास्ते की ज़रूरत महसूस हो। जी। हमारे पास जो सोर्सेज है, हम उनके आधार पर इसके हर पहलू को देखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, और असल में ये काम कैसे करता है। तो वो सबसे पहले यही सवाल कि ये अग्रिम जमानत आखिर है क्या चीज। जैसा आपने कहा, हमारे सोर्सेज इसे BNSS की धारा 482, जो पहले CRPC 438 थी, उसके तहत एक प्री अरेस्ट रेमेडी कहते हैं, मतलब गिरफ्तारी से पहले का उपाय। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अगर किसी को वाजिब डर है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो गिरफ्तार होने से पहले ही कोर्ट जा सकता है जमानत के लिए। हाँ, बिल्कुल। वो कोर्ट से जमानत का आदेश ले सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महीन सी पर इम्पॉर्टेंट बात है। जी। ये आदेश मिलता तो गिरफ्तारी से पहले है, पर ये लागू मतलब ऑपरेटिव तभी होता है जब उस व्यक्ति को असल में गिरफ्तार किया जाता है। ओ अच्छा, तो ये रेगुलर बेल से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। रेगुलर बेल तो गिरफ्तारी के बाद मांगी जाती है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले मिल जाती है, पर इफेक्टिव गिरफ्तारी पर होती है। और इसका जो मुख्य मकसद है, जैसा कि हमारी जानकारी में लॉ कमीशन की 41वीं रिपोर्ट का भी जिक्र है, वो है व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है, उसकी आज़ादी, उसकी हिफाजत करना, और साथ ही उसे झूठे आरोपों से या आपसी रंजिश या बेवजह की परेशानी या गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने से बचाना। ये सिस्टम में एक बैलेंस बनाने की कोशिश है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो ये एक तरह की कह सकते हैं कानूनी छतरी है जो गिरफ्तारी की आशंका वाली धूप से पहले ही बचाव कर सकती है। लेकिन आपने बैलेंस की बात की, तो क्या ये अधिकार हर किसी को बस मांगने पे मिल जाता है? क्या कहती है जानकारी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी ये एकदम साफ करती है कि अग्रिम जमानत कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और कोर्ट ने दे दी। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर है। कोर्ट का डिस्क्रेशन। अदालत मामले के सारे फैक्ट्स, सारी परिस्थितियां बहुत ध्यान से देखती है, परखती है, और उसके बाद ही कोई फैसला लेती है। ये जानना जरूरी था, मतलब ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर है। अब अगला सवाल ये आता है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कहाँ अप्लाई करना होता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो अप्लाई करने के लिए हमारी जानकारी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अपनी गिरफ्तारी का रीजनेबल एप्रीहेंशन हो। रीजनेबल एप्रीहेंशन मतलब उचित डर। जी, उचित और तार्किक डर। जी। यहाँ उचित शब्द पर जोर है, मतलब डर का कोई ठोस आधार होना चाहिए, सिर्फ मन का वहम या दूर की आशंका नहीं। समझ गया। और आवेदन कहाँ करना होता है? इसके लिए कानून ने 2 अदालतों को पावर दी है, हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट। हाँ। इन दोनों के पास ही अग्रिम जमानत देने का जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। और एक बात और, अगर मान लीजिए सेशंस कोर्ट ने एप्लीकेशन खारिज कर दी, तो भी दरवाजा बंद नहीं होता। व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। अच्छा, ये ऑप्शन रहता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगानी होगी जिसके जुरिस्डिक्शन में वो कथित अपराध हुआ है, जिसके लिए गिरफ्तारी का डर है। और प्रक्रिया के लिहाज से क्या कोर्ट सीधा फैसला दे देता है या कुछ और स्टेप्स भी होते हैं? नॉर्मली प्रक्रिया थोड़ी डिटेल्ड होती है। जैसे हमारे सोर्सेज बताते हैं, अगर कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि मामला बनता है और वो अंतरिम जमानत मतलब इंटरिम बेल देने का सोचती है, तो वो अक्सर जो सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उस जिले के SP यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस,
उनको नोटिस जारी करती है। अच्छा, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुना जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर एप्लीकेंट को सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है ताकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला दे। हालांकि सोर्सेज में बालचंद जैन केस का जिक्र भी है जो ये कहता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में कोर्ट बिना दूसरे पक्ष को सुने भी एक अंतरिम एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकती है, पर ये आमतौर पर नहीं होता। प्रक्रिया समझ आ गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। कोर्ट आखिर किन बातों को देखकर यह तय करता है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं? ये बड़ा फैसला है, तो यकीनन इसके पीछे कुछ ठोस वजह होती होंगी। क्या कहती है सामग्री इस बारे में? ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। कोर्ट बहुत सी बातों पर गौर करती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, जैसा हमने पहले भी बात की, ये है कि गिरफ्तारी का डर जो है वो असली हो, स्पेसिफिक हो। मतलब जेन्युइन और स्पेसिफिक। हाँ, सिर्फ एक धुंधली सी आशंका या डर, जिसे कहते हैं वेग एप्रीहेंशन, वो काफी नहीं है। कोर्ट को लगना चाहिए कि डर की कोई वजह है, कोई ठोस आधार है। इसके बाद कोर्ट देखती है कि आरोप की प्रकृति क्या है, कितना गंभीर है वो आरोप, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। क्या आरोप बहुत संगीन है, सजा कितनी हो सकती है। फिर कोर्ट एप्लीकेंट का बैकग्राउंड भी देखती है, उसका पूर्ववृत्त मतलब एंटीसीडेंट्स। कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वो पहले कभी कानून से भागा है। और फरार होने की संभावना, मतलब क्या वो भाग सकता है जमानत मिलने पर? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। क्या उसके फरार होने, एब्सकॉन्ड करने की संभावना है? कोर्ट इस पर भी विचार करती है। और क्या इस बात का भी वजन होता है कि कहीं एप्लीकेंट जमानत पर बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ ना कर दे या गवाहों को डराने धमकाने लगे? ये तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। कोर्ट ये भी देखती है कि क्या जमानत देने से केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट आएगी। जैसा कि हमारे सोर्सेज में प्रभाकर राव केस का हवाला है, अगर कोर्ट को लगता है कि जमानत देने से जांच पर असर पड़ेगा तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और हाँ, एक और पहलू है जो जमानत मिलने के चांसेस बढ़ा सकता है। अगर कोर्ट को पहली नजर में प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो किसी गलत इरादे से, मतलब मैलाफाइड मोटिव से लगाए गए हैं। अच्छा, मतलब किसी को जानबूझकर फंसाने के लिए? हाँ बिल्कुल, किसी को परेशान करने, बदनाम करने या किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से झूठा फंसाया जा रहा है, तो ये अग्रिम जमानत देने का एक मजबूत आधार बन सकता है। यहाँ कोर्ट को, जैसा कि सोर्सेज में HDFC बैंक लिमिटेड बनाम JJ मन्नान केस के हवाले से कहा गया है, व्यक्ति की आज़ादी और जांच की ज़रूरत, इन दोनों के बीच एक बहुत नाजुक सा बैलेंस बनाना होता है। ये संतुलन साधना तो वाकई मुश्किल काम लगता होगा। हाँ, देखना होता है कि ना तो किसी बेगुनाह की आज़ादी पर आ जाए और ना ही क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट हो। ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक लगता है। अच्छा, मान लीजिए कोर्ट ने इन सब बातों पर विचार किया और अग्रिम जमानत देने का फैसला कर लिया, तो क्या ये बस ऐसे ही मिल जाती है या कोर्ट कुछ शर्तें भी लगा सकती है? सामग्री क्या कहती है? हाँ, कोर्ट अग्रिम जमानत देते समय शर्तें लगा सकती हैं और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आम तौर पर ऐसा होता भी है। ये शर्तें केस के हालात पर निर्भर करती हैं, लेकिन कुछ कॉमन शर्तें हैं जो अक्सर लगाई जाती हैं। जैसे कि एप्लीकेंट को जब भी जरूरत होगी पुलिस पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। वो केस से जुड़े किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा, न ही किसी गवाह को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डराएगा, धमकाएगा या कोई लालच देगा। वो कोर्ट की परमिशन के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा और कोर्ट केस के फैक्ट्स को देखते हुए कोई और शर्त लगाना जरूरी समझे तो वो भी लगा सकती है। सामग्री में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात का जिक्र है, ब्लैंकेट बेल ऑर्डर संभव नहीं है। ये क्या होता है ब्लैंकेट बेल ऑर्डर? ब्लैंकेट बेल ऑर्डर का मतलब है एक ऐसी जमानत जो किसी भी अनिश्चित या अस्पष्ट या भविष्य में लगने वाले किसी भी संभावित आरोप के लिए दे दी जाए। सामग्री साफ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ओह, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे डर है भविष्य में कोई भी केस लग सकता है तो मुझे पहले से ही बेल दे दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बस डर लग रहा है, पता नहीं कब कौन सा केस लगा दें, तो आप मुझे एक जनरल बेल दे दीजिए। अग्रिम जमानत हमेशा एक स्पेसिफिक, एक एक्यूजेशन, एक विशिष्ट आरोप के लिए ही दी जाती है, जिसके लिए गिरफ्तारी का रियल और अभी का डर हो। ये कोई खुली छूट नहीं है। जैसा कि परविंदरजीत सिंह बनाम स्टेट केस में कहा गया, ये दुरुपयोग के खिलाफ एक ढाल जरूर है, पर यह कोई अनलिमिटेड प्रोटेक्शन या ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। समझ गया।
इसके अलावा अग्रिम जमानत की कुछ और सीमाएं भी हैं जिनका जिक्र हमारी सामग्री में है, जैसे अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है तो फिर अग्रिम जमानत का ऑप्शन खत्म, तब उसे रेगुलर बेल के लिए ही अप्लाई करना होगा। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद? नहीं। हाँ। दूसरी बात, अग्रिम जमानत के लिए एफआईआर दर्ज होना जरूरी नहीं है। अगर एफआईआर नहीं भी हुई है लेकिन गिरफ्तारी का रीजनेबल डर है तो भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर कुछ स्पेशल कानून हैं जैसे SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इनके तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र है, अग्रिम जमानत का प्रावधान या तो है ही नहीं या बहुत लिमिटेड है। हालांकि यह स्थिति बदलती रहती है तो करंट स्टेटस चेक करना हमेशा बेहतर होता है। ओके। और आमतौर पर जब केस इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर में होता है तो कोर्ट्स अग्रिम जमानत देने में ज्यादा सावधानी बरतती हैं, जब तक कि कोई बहुत ही खास परिस्थितियां ना हो जो इसे जस्टिफाई करें। आपने कई केस लॉज का जिक्र किया बातों बातों में। सामग्री में कुछ और भी महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का उल्लेख है जिन्होंने समय के साथ अग्रिम जमानत के सिद्धांतों को और साफ किया है। क्या आप उनमें से कुछ खास फैसलों पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? इससे कानून कैसे इवॉल्व हुआ ये समझने में मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल। स्रोत सामग्री में गुरबख्श सिंह सिब्या बनाम पंजाब राज्य केस का खास तौर पर जिक्र है। इसे अग्रिम जमानत के कानून पर एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। अच्छा, सिब्या केस। जी, इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं। सबसे खास ये कि अग्रिम जमानत देना या ना देना ये कोर्ट के विवेक पर है, और ये विवेक, ये डिस्क्रेशन बहुत वाइड है, बहुत व्यापक है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में, यहां तक कि ऐसे अपराध जिनमें उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है, उनमें भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है, बशर्ते केस के हालात वैसे हों। इस फैसले ने व्यक्ति की आजादी के महत्व को बहुत जोर देकर सामने रखा। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह जैसे हमने पहले HDFC बैंक और परविंदरजीत सिंह केस की बात की, वो बैलेंस और लिमिट्स पर जोर देते हैं। वामन नारायण घिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल देने या ना देने का फैसला हमेशा ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पर होना चाहिए, मतलब तथ्यों और कानून के आधार पर, ना कि कोर्ट की मनमर्जी पर। और जैसा हमने प्रक्रिया में देखा, बालचंद जैन केस ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। हालांकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस में अंतरिम एक्स पार्टे ऑर्डर की गुंजाइश रखी। ये केस लॉज वाकई इस कानून की तस्वीर को काफी साफ कर देते हैं। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए किसी को अग्रिम जमानत मिल गई, तो ये कब तक वैलिड रहती है? इसकी कोई टाइम लिमिट होती है? स्रोत सामग्री के हिसाब से अगर अग्रिम जमानत का ऑर्डर कोर्ट द्वारा कैंसिल नहीं किया जाता है तो ये आमतौर पर मुकदमे यानी ट्रायल के खत्म होने तक वैलिड रहती है। मतलब जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता। हाँ, तब तक जमानत की प्रोटेक्शन बनी रहती है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पेच है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? सामग्री ये साफ करती है कि अगर पुलिस जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है और उसमें उस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, तो अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद उसे आमतौर पर संबंधित कोर्ट के सामने सरेंडर करके रेगुलर बेल के लिए नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है। ओह, मतलब अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से बचाती है, पर चार्जशीट आने के बाद रेगुलर बेल लेनी पड़ती है। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही प्रक्रिया होती है। अग्रिम जमानत आपको गिरफ्तारी के तुरंत बाद जेल जाने से बचा लेती है, लेकिन चार्जशीट के बाद आपको रेगुलर बेल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार अग्रिम जमानत मिल जाए और बाद में वो कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने पहले शर्तों वाले हिस्से में बात की थी, अगर व्यक्ति जमानत की किसी शर्त को तोड़ता है, जैसे गवाहों को धमकाता है, जांच में कोऑपरेट नहीं करता या देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है, या फिर जांच के दौरान कोई नया और गंभीर किस्म का सबूत, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सामने आता है, तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जमानत का मिसयूज हो रहा है या हालात बदल गए हैं, तो वो दी गई अग्रिम जमानत को कैंसिल भी कर सकती है। सोर्सेज में इसके लिए समुंदर सिंह केस का उदाहरण भी दिया गया। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ है कि अग्रिम जमानत हमारे लीगल सिस्टम में पर्सनल लिबर्टी की रक्षा के लिए एक बहुत ही पावरफुल, एक महत्वपूर्ण टूल है, खासकर उन हालात में जब किसी को झूठे या कह सकते हैं मैलिफाइड इरादे से लगाए गए आरोपों में फंसाए जाने का डर हो। लेकिन जैसा हमने इस पूरी चर्चा में देखा, ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो बस यूं ही मिल जाए। इसके लिए कोर्ट बहुत गहराई से जांच पड़ताल
इस्तेमाल करती है, कई अलग अलग फैक्टर्स के बीच बैलेंस बनाती है और ये अक्सर कड़ी शर्तों के साथ ही दी जाती है। ये यकीनन मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक ज़रूरी सुरक्षा कवच है, पर इसका इस्तेमाल भी जिम्मेदारी से और कानून के दायरे में ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। एक तरफ तो अग्रिम जमानत व्यक्ति को स्टेट या दूसरे पावरफुल लोगों द्वारा सत्ता के संभावित गलत इस्तेमाल से बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा लीगल सिस्टम ये कैसे पक्का करे कि इस जरूरी सुरक्षा कवच का गलत इस्तेमाल खुद वो लोग ना करें जिनके खिलाफ वाकई गंभीर अपराधों की गहरी और निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि बहुत कीमती है, और समाज के हित में अपराध की असरदार जांच, इन दोनों जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमारी न्याय व्यवस्था लगातार ढूंढती रहती है। और ये संतुलन बनाए रखना हमेशा से एक चुनौती रही है। ये सोचना जरूरी है कि ये बैलेंस कैसे और बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।